आज तमिलनाडु कई दशकों बाद एक नए बदलाव की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ बीजेपी के पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट और युवा नेता के अन्नामलई तिमिलियम सभ्यता के साथ साथ हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे कई नेता रहे हैं जो तमिलनाडु में दशकों से जो समय समय पर हिंदुत्व के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहे हैं। पिछले 50 साल से भी ज़्यादा समय से डीएमके और एआईडीएमके जैसी पार्टियों का दबदबा रहा है। तमिलनाडु की राजनीति में कभी सनातन, कभी ब्राह्मण और कभी भगवान श्री राम के लिए समय समय पर डीएमके और एआईडीएमके नेताओं की तरफ से विवादित बयान आते रहे हैं। आखिर इस तरह के बयान क्यों दिए जाते हैं, इसको जानने के लिए वहाँ की राजनीति को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है और इसके लिए हमें करीब 100 साल पीछे जाकर देखना पड़ेगा, जब तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन यानी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू हुआ था। इस आंदोलन से तमिलनाडु में सत्ता की जड़ें भी जुड़ी है। साल 1925 में पेरियार ईवी रामास्वामी के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत की गई, जब भारत खुद की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ यह द्रविड़ आंदोलन तब शुरू हुआ जब केरल के त्रावणकोर के राजा के मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते पर 1924 में दलितों के एंट्री को बैन करने का विरोध किया गया। जिन लोगों ने इसका विरोध किया उसको अरेस्ट कर लिया गया और इसके बाद आंदोलन के नेतृत्व के लिए मद्रास राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष पर पेरियार को नेताओं ने बुलावा भेज दिया। पेरियार भी यहाँ पर पहुंचे तो उनको भी अरेस्ट कर लिया गया और वह भी महीनों तक जेल में रहे। इसी समय ऐसी खबर आ रही थी कि कांग्रेस के अनुदान यानी आर्थिक सहायता से चेरम देवी शहर में चल रहे सुब्रमण्यम अय्यर के स्कूल में जब भोजन परोसा जाता है तो ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण छात्रों के साथ अलग तरह के बर्ताव किए जाते हैं। इस पर पेरियार ने कांग्रेस को इस स्कूल का अनुदान बंद करने के लिए कहा, जिस पर कांग्रेस नहीं मानी। इसके बाद पेरियार ने पहले तो कांग्रेस छोड़ दी और फिर आत्मसम्मान आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन को द्रविड़ आंदोलन के तौर पर पहचाना गया। पेरियार के अनुसार गैर ब्राह्मण को वह द्रविड़ कहते थे। छुआछूत, असमानता, धार्मिक विश्वास, ब्राह्मणवादी सोच और हिंदू कुरीति पर चोट के लिए इस आंदोलन को शुरू किया गया था, जिसका पहला चरण गैर ब्राह्मण आंदोलन था और इनमें 2 उद्देश्य रखे गए थे। पहला उद्देश्य था शिक्षा और सामाजिक हालातों में ब्राह्मण और बाकी की जातियों के बीच भेद को कम करना और इसके लिए पिछड़ी जातियों को और ज़्यादा विशेष तरह के अधिकारों और रियासतों की मांग पूरी करना। दूसरा था कि पिछड़ी जातियों के आत्मसम्मान को हासिल करना, मतलब कि पिछड़ी जातियों को सम्मान, मानवाधिकारों का हक देना। भारत में ब्राह्मणवाद के खिलाफ यह एक ऐतिहासिक आंदोलन था और यह आंदोलन एक राजनीतिक मंच बन चुका था। क्या तमिलनाडु, क्या मलेशिया, क्या सिंगापुर और यह दुनिया के कई देशों में फैल गया और अपना गहरा असर छोड़ा। सिंगापुर के भारतीयों के बीच तो इस आंदोलन के प्रभाव से तमिल सुधार संघ जैसे समूह को शुरू कर दिया गया। पेरियार ने इसी आंदोलन के दौरान बड़े स्तर पर द्रविड़ राष्ट्र की मांग उठाई। वह आर्यों को बाहरी आक्रमणकारी मानते थे। पेरियार का दावा था कि आर्य लोग हिंदी के सहारे द्रविड़ संस्कृति में घुसपैठ की खतरनाक साजिश कर रहे हैं। अगर हम तमिलों ने हिंदी को अपनाया तो हम उत्तर भारतीयों की परछाई बनकर रह जाएंगे। हमने पिछले कुछ दशकों में तमिल भाषा के जरिए जिस प्रगतिशील सोच को हासिल किया है वह खाक में मिल जाएगी। पेरियार ने सभी पार्टियों के साथ मिलकर हिंदी के विरोध में एक साथ रैली भी की। बतौर कांग्रेसी सियासत शुरू करने वाले पेरियार को सिर्फ हिंदी से नहीं, हिंदुस्तान से भी परेशानी थी। वह चाहते थे कि द्रविड़ आज़ाद भारत का हिस्सा ही ना बने, वह द्रविड़ राष्ट्र बनाना चाहते थे जिसमें जात पात, छुआछूत और सिर पर मेला ढोने जैसी कुरीतियों की जगह ना हो। उनका इरादा भारत की आज़ादी के बाद द्रविड़ राष्ट्र को सीधे ब्रिटिश हुकूमत से जोड़ना था। पेरियार ने साल 1940 में प्रस्तावित द्रविड़ राष्ट्र का नक्शा भी जारी किया। इसमें आज के तमिलनाडु के साथ ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल के हिस्से भी शामिल थे। अब सवाल ये उठता है कि पेरियार की शुरुआत में विचारधारा क्या थी और उसमें बदलाव क्यों आया। सन 1879 को जन्मे पेरियार शुरुआत में कट्टर गांधीवादी थे। वह साल 1919 में कांग्रेस में शामिल हुए। पेरियार को महात्मा गांधी की कई नीतियां काफ़ी पसंद थी, जैसे कि शराब का विरोध करना, स्वदेशी को अपनाना और छुआछूत मिटाने की बात करना। पेरियार ने अपनी पहचान बनाई केरल में हुए 1924 के वाइकोम सत्याग्रह से। यह सत्याग्रह दलितों को केरल के एक प्रतिष्ठित मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए हुआ। यहाँ दलितों को श्रवणों से 32 फुट दूर रहना होता था। किसी भी मंदिर के आसपास वाली सड़क पर दलित नहीं जा सकते थे।
इस सत्याग्रह में हिस्सा लेने के लिए पेरियार ने मद्रास कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा भी दे दिया था। इस आंदोलन ने पेरियार को मद्रास प्रांत में गैर ब्राह्मणों का नायक बना दिया। वाइकोम सत्याग्रह ब्राह्मणवाद के खिलाफ था और पेरियार खुद ब्राह्मणों के मुखर विरोधी। उनका मानना था कि ब्राह्मणों की वजह से ही तमिल समाज में विभाजन हुआ। उन्होंने साल 1925 में ब्राह्मणवाद के मुद्दे पर ही कांग्रेस छोड़ दी। पेरियार का आरोप था कि कांग्रेस सिर्फ ब्राह्मणों के हित में काम कर रही है। पेरियार समाज में फैले अंधविश्वास और भेदभाव की जड़ धर्म को मानते थे। उनका कहना था, धर्म ही हमें जाति के आधार पर बांटता है, इसे ब्राह्मणों ने ही बनाया है और उनके वर्चस्व को खत्म करना चाहता हूँ। हालांकि पेरियार का मानना था कि हिंदू धर्म की बुराइयों को खत्म करने के लिए इससे जुड़े रहना जरूरी है। यही वजह है कि जब अंबेडकर ने उनसे बौद्ध बनने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। पेरियार ने जाति और लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए बड़े सामाजिक सुधारों पर जोर दिया और हिंदी के प्रभुत्व का भी विरोध किया। 1938 में पेरियार की जस्टिस पार्टी और आत्मसम्मान आंदोलन आपस में जुड़ गए। उनके साथ सीएन अन्नादुरई जैसे कद्दावर तमिल नेता भी थे। अन्नादुरई का स्पष्ट कहना था कि अगर भारत को नस्लीय आधार पर यानी कि हिंदू, मुस्लिम और द्रविड़ में नहीं बांटा गया तो आगे चलकर हिंसक क्रांतियां होगी। देश की आज़ादी के बाद जब चुनाव हुए तो पेरियार ने चुनाव में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। अलगाववादी तमिल नेताओं ने भारत की आज़ादी का दिन मुकर्रर होने के बाद 1 जुलाई 1947 को द्रविड़ नाडु अलगाव दिवस मनाया। महात्मा गांधी इस मांग से काफ़ी नाराज हुए। उन्होंने कहा कि इस तरह की मांग देश हित में नहीं। भारत की आज़ादी पर पेरियार ने अपनी तकलीफ का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अब भारत की सत्ता आर्यों के हाथ में होगी, जो काफ़ी दुखद है। हालांकि अन्नादुरई ने इस मामले में थोड़ा अलग रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि यह स्वतंत्र द्रविड़नाडु की दिशा में एक कदम है। इसमें दोनों नेताओं के बीच मतभेद हुआ जो बढ़ता ही गया। आखिर में साल 1949 में अन्नादुरई और कई अन्य बड़े तमिल नेता पेरियार से अलग हो गए। उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। अन्नादुरई की पार्टी का मुख्य वैचारिक आधार वही रहा। उन्होंने सामाजिक लोकतंत्र और तमिल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर जोर दिया, जिसने तमिलनाडु में पूरी तरह से ब्राह्मणों के वर्चस्व को मिटा डाला। फिर द्रविड़नाडु की मांग लगातार कमजोर होती गई। इसे तमिलों के अलावा किसी अन्य दक्षिणी राज्य से कोई खास समर्थन नहीं मिला। यहाँ तक कि तमिल जनता की भी अलग मुल्क की मांग में दिलचस्पी नहीं थी। पेरियार ने माहौल को भांप लिया, इसलिए उन्होंने 1956 में ऐलान किया कि वह अलग द्रविड़ास्त्र की मांग किनारा कर रहे हैं। हालांकि तब तक डीएमके ने द्रविड़स्तान के मुद्दे को हथिया लिया था, लेकिन उसे भी जनता का समर्थन नहीं मिला। डीएमके ने साल 1957 को विभाजन चुनाव द्रविड़स्तान के मुद्दे पर लड़ा और उसे 205 में से 15 सीट मिली। इसी दौरान भाषाई आधार पर राज्यों के गठन भी होने लगे। इसने तमिल नेताओं की अलगाववादी मुहिम को और भी कमजोर कर दिया। आखिर में डीएमके ने साल 1963 में सार्वजनिक रूप से अलग मुल्क की मांग को छोड़ दिया। द्रविड़ राष्ट्र की मांग से किनारा करने के बाद पेरियार हिंदू धर्म प्रांतिकों और हिंदी के विरोध की राजनीति को आगे बढ़ाने लगे। उन्होंने 1956 में भगवान राम की तस्वीरों को जलाने के लिए जुलूस निकाला, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। उनका हिंदी विरोधी रुख लगातार जारी रहा। पेरियार ने साल 1958 में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसमें उन्होंने जोर दिया कि हिंदी के बजाय अंग्रेजी को ही भारत संघ की राजभाषा रहने देना चाहिए। तमिलनाडु में ब्रिटिश काल से ही ब्राह्मणों ने प्रशासन पर पूरी तरह से अपनी पकड़ बना रखी थी, लेकिन वह कभी भी राज्य की विधायिका या कार्यपालिका पर हावी न हो पाए। बाद में पेरियार ईवी रामास्वामी के आंदोलन के बाद उभरे गैर ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों को बैकफुट पर धकेल दिया। तमिलनाडु में चुनाव के बाद डीएमके सत्ता में आई और कहा जाता है कि यहां से ब्राह्मणों की वापसी का रास्ता ही एक तरफ से बंद हो गया। डीएमके में पहले मुख्यमंत्री अन्नादुरई ने आक्रामक ब्राह्मण विरोधी नीति का पालन नहीं किया, लेकिन कहा जाता है कि उनके उत्तराधिकारी करुणानिधि ने सुनिश्चित किया कि समुचित सरकारी और कार्यकारी तंत्र से ब्राह्मणों का सफाया कर दिया जाए। यह स्वाभाविक भी था क्योंकि ओबीसी जनसंख्या के 80% थे और ब्राह्मण 3 से 4%। बीजेपी का जो विजय रथ देश भर में दौड़ता है वह तमिलनाडु में जाकर रुक जाता है। बीजेपी की दाल यहाँ पर आज तक इसलिए नहीं गली क्योंकि उसकी राजनीति विचारधारा हिंदुत्व है, लेकिन तमिलनाडु में हिंदुत्व नहीं बल्कि द्रविड़ राजनीति चलती है। सबसे पहला और बड़ा विरोधी भाषा का है।
हिंदुत्ववादी राजनीति में संस्कृत भाषा की जगह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ द्रविड़ राजनीति में द्रविड़ भाषा तमिल महत्वपूर्ण है। भले ही आज संस्कृत से ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, लेकिन हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है और तमिल भाषा द्रविड़ कल्चर की मूल भाषा है और यही हिंदी भाषा के विरोध की सबसे बड़ी वजह है। बता दें कि जयललिता राज्य के शीर्ष पद तक पहुंचने वाली आखिरी ब्राह्मण नेता थी। मुख्यमंत्री बनने वाली वह अब तक की दूसरी ब्राह्मण नेता थी। तमिलनाडु में आज़ादी के बाद से 1967 तक कांग्रेस की सरकार रही और इस दौरान कांग्रेस के 4 मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इसके बाद यहां कभी आज तक कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं चुना गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में जब सबसे पहली बार हिंदी भाषा को राजभाषा के तौर पर पूरे देश में लागू करने की कोशिश की गई, उस वक्त तमिलनाडु समेत पूरा दक्षिण भारत हिंदी के विरोध का प्रतीक बन गया। 1965 में जब केंद्र की सरकार में हिंदी भाषा को अनिवार्य करने का फैसला किया गया, तब हिंदी विरोधी आंदोलन छोड़कर अन्ना ने पूरे राज्य में इसका बड़ा सियासी फायदा उठाया और 1967 में पहली बार देश के गैर कानूनी सीएम बन गए। इस चुनाव में अन्ना की पार्टी डीएमके ने कामराज जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता को हरा दिया और मिंजूर भक्तस्वलय की जगह अन्ना ने तमिलनाडु के सीएम का पदभार ग्रहण किया। उस दौर में कांग्रेस पार्टी की राजनीति पर ब्राह्मण नेताओं का कब्जा था। अन्नादुरई ने ब्राह्मणवादी सत्ता का विरोध किया और इसी ब्राह्मणवादी सत्ता का विरोध करके उन्होंने तमिल राजनीति में फादर फिगर जैसा बड़ा रुतबा हासिल किया। तो यह थी आज की हमारी ये खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।